नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 25 लाख से 300 ईसा पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसकी जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होती है। इस समय के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव को प्रागैतिहासिक काल में लिपि की जानकारी नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल का समय आता है। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव को लिपि की जानकारी थी, लिखा भी गया है, परंतु हम इस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। इस कारण हमें इस समय की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता का काल आता है। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है और लिपि को पढ़ा भी गया है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल महाजनपद काल से वर्तमान समय तक का काल है। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इसकी जानकारी वेदों से होती है। वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई है। वेदों की रचना गुप्त काल में हुई है। वेदों की रचना वैदिक काल में नहीं हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों की रचना किस काल में हुई? उत्तर है, गुप्त काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता को कालक्रम के आधार पर आदि ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। वैदिक सभ्यता को विशेषताओं के आधार पर ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। अतः सामान्यतः वैदिक सभ्यता को दोनों कालक्रम में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता है इतिहासकारों के आधार पर। ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल को काल अवधि के आधार पर आदि इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल को विशेषताओं के आधार पर प्राग इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। 1776 ईस्वी में डेनमार्क के विद्वान P.F. सुहम ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: 1 पाषाण काल, 2 कांस्य युग, 3 लौह युग। 1836 ईस्वी में क्रिश्चियन टॉमसन ने इस त्रिकाल प्रणाली का समर्थन किया था। 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक ने पाषाण काल का वर्गीकरण 2 भागों में किया: पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। भारत का पाषाण काल प्रागैतिहासिक या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: 1 पूरा पाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल, 3 नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है और नवपाषाण काल का काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल जो 6 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का काल कहलाता है। 2 मध्य पूरा पाषाण काल
1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल उच्च पूरा पाषाण काल कहलाता है। भारत के पाषाण काल की खोज में विद्वानों का योगदान। डॉक्टर प्राइमरोज ने वर्ष 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले से लिंगसुगुर स्थान पर एक पोलिसदार चाकू तथा वाणाग्रह खोजा गया। यह प्रथम साक्ष्य है। जॉन इवांस ने 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से कुछ औजार खोजे थे। जॉन इवान के साथ लुसीरियन भी थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत के पूर्व ऐतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का पिता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, भारत के पूर्व ऐतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। भारत के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पलवरम से हैंडेक्स हस्तकुठार की खोज की थी। यह पहला निर्विवाद पाषाणकालीन औजार था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1873 ईस्वी में वियना में हुई पुरातात्विक प्रदर्शनी में औजार प्रस्तुत किए थे। इस कारण रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत का प्राग इतिहास काल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने औजारों को 78 भागों में बांटा था, जिनमें से 41 पोलिसदार और 37 भद्दे प्रकार के थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट की किताब प्री व प्रोटो हिस्ट्री एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने टेरीपुरा स्थल बेलन गुफा कर्नूल आंध्र प्रदेश की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट की मृत्यु कलकत्ता संग्रहालय में हुई थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट का संग्रहालय बेलारी में स्थित है। टेरा व पीटरसन ने 1935 ईस्वी में भारत आए थे और टेरा व पीटरसन ने कश्मीर, पंजाब, शिवालिक क्षेत्र में साक्ष्य खोजे थे और ग्लेशियर संरचना का अध्ययन किया था। स्टुअर्ट पिगट ने 1950 ईस्वी में प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक की रचना की थी। निम्न पुरा पाषाण काल के औजारों को दो भागों में बांटा गया है। एक पेबुल उपकरण, दो एसुलियन उपकरण। पेबुल उपकरण चॉपर और चॉपिंग हैं, जबकि एसुलियन उपकरण हस्तकुठार, हैंडेक्स, विदारक, क्लीवर, खुरचनी, स्क्रैपर हैं। पेबुल नदी के साथ गति करने वाले चट्टानी अवसाद पेबुल कहलाते हैं। चॉपर एक धार वाले औजार चॉपर कहलाते हैं। उदाहरण गंडासा। चॉपिंग दोनों ओर धार वाले औजार चॉपिंग कहलाते हैं। उदाहरण खंडक। चॉपर व चॉपिंग शब्दावली का प्रथम बार प्रयोग एच.एन. मोविस के द्वारा किया गया था। एसुलियन शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हस्तकुठार, विदारक, खुरचनी जैसे पत्थर के औजारों को एसुलियन कहा जाता है। एसुलियन संस्कृति को मद्रास संस्कृति व हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। 1864 ईस्वी में बदमदुरे व अतिरपकम से किंग महोदय ने
एसुलियन संस्कृति की खोज की थी। पेबुल उपकरण सर्वाधिक सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मिले हैं। सोहन नदी घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। इस कारण पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल के क्षेत्र एक सोहन संस्कृति डॉक्टर D.N. वाडिया द्वारा 1928 ईस्वी में सोहन नदी के किनारे खोज की गई थी। सोहन नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। डॉक्टर D.N. वाडिया को सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है। 1930 ईस्वी में K.R.U. टोड द्वारा सोहन घाटी में पिंडवी घेव स्थल की खोज की गई थी। 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन ने कश्मीर घाटी से पाकिस्तान स्थल साल्ट्रेज तक की खोज की थी। सोहन नदी घाटी में 5 वेदिकाएं मिली हैं। वेदिकाएं नदी के आसपास का क्षेत्र जहां मिट्टी जमा रहती है उसे वेदिका कहा जाता है। प्रथम वेदिका सबसे प्राचीन वेदिका है। यहाँ जीवाश्म नहीं मिले हैं। पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। पेबुल उपकरण चापर चापिंग हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। यह द्वितीय अंतरहिम काल की वेदिका है। द्वितीय वेदिका उत्तरकालीन सोहन संस्कृति के उपकरण द्वितीय वेदिका से प्राप्त हुए हैं। पेबुल उपकरण और लेवालई प्रकार के फलक प्राप्त हुए हैं। यह तृतीय हिमकाल से प्राप्त हुई थी। तृतीय वेदिका तृतीय अंतरहिम काल की वेदिका है। अंतः सोहन या चौंतरा उद्योग उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौंतरा स्थान से कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स प्राप्त हुई है। चौंतरा उत्तरी व दक्षिणी सभ्यता का मिलन स्थल कहा जाता है। उत्तरी व दक्षिणी सभ्यता का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? चौंतरा को कहा जाता है। यहाँ से प्राग सोहन फलक, सोहन परंपरा के पेबुल फलक, मद्रास परंपरा के हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ वेदिका चतुर्थ हिमनद काल की है। चतुर्थ वेदिका से विकसित सोहन उपकरण प्राप्त हुए हैं। टोड द्वारा 1930 ईस्वी में पिडवी थेब के ढोक पठार का उत्खनन किया गया। पंचम वेदिका यह चतुर्थ हिमनद काल की वेदिका है। यहाँ से पोलिसदार उपकरण और पोलिसदार उपकरण प्राप्त हुए हैं और पंचम वेदिका नवीनतम वेदिका है। बेलन संस्कृति उत्तर प्रदेश में टोंस नदी की सहायक बेलन नदी है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के नेतृत्व में खुदाई हुई थी और बेलन संस्कृति से पशुओं के जीवाश्म और पाषाण की अवस्थाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। बेलन संस्कृति से कुल 44 स्थानों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से है। बेलन संस्कृति से एक हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति है। वर्तमान में यह मूर्ति कौशाम्बी संग्रहालय में रखी गई है। बेलन घाटी की केम्बूर पहाड़ियों से चित्रशाला प्राप्त होती है। 3 नंबर नर्मदा घाटी क्षेत्र 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने उत्खनन किया और यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में हुआ था। हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों के जीवाश्म मिले हैं। मानव जीवाश्म और पशु जीवाश्म हथनोरा से प्राप्त होते हैं। अन्य स्थल राजस्थान के नागौर के डीडवाना, जायल, अमरापुरा, सिंगी तालाब,
चित्तौड़गढ़ के बहसरोडगढ़, अजमेर में लूनी बेसिन क्षेत्र में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे हिरण घाटी और भद्र घाटी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। बिहार पेशरा औजार निर्माण का केंद्र था। बंगाल मिदनापुर, वीरभूमि, ओडिशा मयूरभंज, ब्राह्मणी। दक्षिणी क्षेत्र में एसुलियन संस्कृति अथवा हेंडेक संस्कृति अथवा दक्षिण संस्कृति अथवा मद्रास संस्कृति दक्षिण क्षेत्र में संस्कृति के नाम हैं। तमिलनाडु का स्थल है बदमदुरै। बदमदुरै कोर्टलियर नदी घाटी के किनारे स्थित है। बदमदुरै की खोज ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। यहाँ से कांगला मरेट की हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अतिरपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसका उत्खनन किंग महोदय के द्वारा किया गया था। यहाँ से घोड़े, नीलगाय, दरियाई घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 3 वेदिकाएं मिली हैं और पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। पलवरम तमिलनाडु में स्थित है। गुडियम गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसामपुर कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। इसामपुर हुंगसी नदी के किनारे स्थित है। हिसामपुर का उत्खनन 1983 ईस्वी में किया गया था और इसामपुर से प्राप्त औजार अर्धनिर्मित हैं। इस कारण माना जाता है कि यहाँ औजार निर्माण का केंद्र होगा। यहाँ से चर्ट, जास्पर, फ्लीट, चर्ट के औजार प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल के अन्य नाम हैं फल्क संस्कृति, खुरचनी वेदक संस्कृति, मुस्तूरियन संस्कृति कहा जाता है। एस.डी. सांकलिया ने मध्यपुरा पाषाण काल को फल्क संस्कृति का नाम दिया है। मध्य पाषाण काल के उपकरण पश्चिम यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। इस कारण इस काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल में खुरचनी व वेदक के उपकरण मिले हैं। इस कारण इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति के उपकरण लेवलोसियन तकनीक से बनाए जाते थे। यहाँ पर अपन तुलना करते हैं निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल के उपकरण बड़े आकार व कम धार वाले उपकरण होते थे, जबकि मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण छोटे आकार और तुलनात्मक रूप से तेज धार वाले होते थे। निम्नपुरा पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट से किया जाता था, जबकि मध्य पाषाण काल में औजार चर्ट, जेस्पर और फ्लिट केस से बने होते थे। निम्नपुरा पाषाण काल को पेबुल संस्कृति, एसुलियन संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति कहा जाता है, जबकि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति, खुरचनी वेदक संस्कृति और मुस्तूरियन संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल का अंतर देखा। मध्यपुरा पाषाण काल के क्षेत्र राजस्थान में डीडवाना, जैसलमेर, लूनी उद्योग, बेडस घाटी। लूनी उद्योग की खोज बी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। अफगानिस्तान में संघोवा गुफा, महाराष्ट्र में निवासा संस्कृति एस.डी. सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। महाराष्ट्र में पाटने और चिकरी स्थल हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सोन घाटी, गुजरात में हिरण घाटी और संग नदी घाटी, पश्चिम बंगाल में सिंहभूम और पलामू हैं। उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल के अन्य नाम हैं ब्लेड ब्यूरियन संस्कृति, ब्लेड ब्यूरियन संस्कृति,
चाकू संस्कृति, मेगदेलियन संस्कृति। उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषताएं: हड्डियों से बने उपकरण मुख्यतः आंध्र प्रदेश के मुचतला मनुगवी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। चमकदार पत्थर, पोलिशदार पत्थर का उपयोग होने लगा था। इस समय मानव बुद्धिमान हो गया था। होमोसेपियन काल की बात करते हैं। चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से नीले पाषाण पर चित्र बनाए गए थे। रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश चित्रकारी का संग्रहण था। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन किया गया था। पाटने महाराष्ट्र। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल का विस्तार: एक संघाओ गुफा जो अफगानिस्तान में है, जंतुओं की हड्डियाँ और चूल्हे प्राप्त होते हैं। माइलस्टोन 101 और रोहिड पठार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। कश्मीर में उच्च पुरा पाषाण काल का विस्तार था। राजस्थान के अलनिया, कोटा, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, हरसोरा, अलवर, बैराट, जयपुर में इस काल में विस्तार था। मध्य प्रदेश में बाघोर सोन नदी के किनारे स्थित है। बाघोर की खोज G.R. शर्मा के द्वारा की गई थी। भीमबेटका स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल गुफा है। यहाँ से मानव अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अग्नि के प्रमाण, राख के प्रमाण, हड्डियों के मणके, खोपड़ी की अनुपस्थिति यानी नरबली के साक्ष्य कर्नूल से प्राप्त होते हैं। मुचतला से हड्डियों के उपकरण और चूल्हे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बेटमचेला, पेमुला, चिंतामनु यह आंध्र प्रदेश के स्थल हैं। कर्नाटक के सोरापुर और दोआब क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में इनामगांव, पाटने, भदणे हैं। गुजरात में विस्ती क्षेत्र है। पुरा पाषाण काल की विशेषताएं: पुरा पाषाण काल में व्यक्ति आखेट व संग्राहक था। व्यक्ति स्थायी आवास नहीं बनाता था। कृषि व पशुपालन नहीं करता था। व्यक्ति उत्पादक नहीं था। व्यक्ति मृदभांड से परिचित नहीं था। परिवार व समाज जैसी संस्थाएं नहीं थी। पुरा पाषाण काल में अग्नि से परिचित नहीं था। कच्चे मांस का उपयोग करते थे। पशुओं की खाल पहनते थे। भारत का पुरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन काल के हिम युग से संबंधित था। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है क्योंकि मध्य पाषाण काल दो काल के मध्य स्थित था। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तथा दोनों पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की विशेषता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है, मध्य पाषाण काल में पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मध्य पाषाण काल की खोज पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद हुई थी। ध्यान रखना, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल का नाम ACL कार्लाइल के द्वारा दिया गया था। ACL कार्लाइल द्वारा जब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोरहना से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो न तो पुरा पाषाण काल के थे और न ही नव पाषाण काल से संबंधित थे, इस कारण ACL कार्लाइल ने इसे मध्य पाषाण काल की संज्ञा दी थी 67 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में पुरा पाषाण काल की तुलना में छोटे उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में तीर कमान, भालाग्रह, कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य पाषाण काल के औजार क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, अगेट, सिलिका पत्थर से निर्माण किया गया है। मध्य पाषाण काल को भूगोल के होलोसीन काल से संबंधित है।
मध्य पाषाण काल को अनुपुरा पाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के स्थल बागोर, भीलवाड़ा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तिलवाड़ा, बाड़मेर, सोजत, पाली, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, महदमा उत्तर प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश, बागोर सेकेंड मध्य प्रदेश, यह सोन नदी के किनारे स्थित है। सराय नाहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बागोर स्थल की बात करें, बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर का उत्खनन 1967 से 1969 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र यानी BN मिश्र के द्वारा एल लेस्ली के सहयोग से किया गया था। बागोर से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल एवं लोह युग के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु सर्वाधिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के प्राप्त होते हैं। बागोर से मानव कंकाल, जिनके गले में हड्डी के उपकरण, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पत्थर का फर्श, सिलबट्टे, आटा चक्की, कसाई खाना के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। बागोर महासती टीले पर स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। आदमगढ़ की खोज 1964 ईस्वी में RV जोशी के द्वारा की गई थी। आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन बागोर के बाद दूसरा स्थान आदमगढ़ का है। एग्जाम में पूछा जाए प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, उत्तर होगा बागोर। 25,000 माइक्रोलिथ लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। जंगली जानवरों, खरगोश, हिरण तथा पालतू जानवरों की हड्डियां, कुत्ता प्राप्त हुई हैं। आदमगढ़ से गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका से चित्रित गुफाएं, जो कि 10,000 साल पुराने चित्रों से युक्त हैं। डिकन सोनिया जीवाश्म प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। चौपानी मांडो की खोज BB मिश्र के द्वारा की गई है। चौपानी मांडो से प्राचीनतम मृदभांड, चूल्हे, अंडाकार झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। चौपानी मांडो से प्राचीनतम मानव बस्ती के विकसित होने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से गर्त चूल्हा, स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। अस्थि व सींग के उपकरण भी महदहा से प्राप्त होते हैं। महदहा से मानव समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। सराय नाहर राय, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सराय नाहर राय की खोज KC ओझा के द्वारा की गई थी। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे व स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय से एक कब्र में 4 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय से दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोनों ओर धार वाली धुरी प्राप्त हुई है। दमदमा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दमदमा से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। लेह खनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेह खनिया की खोज VD मिश्र के द्वारा की गई थी और लेह खनिया से 17 प्रकार के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, गिदलूर आंध्र प्रदेश, टेरी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम तमिलनाडु, जलहल्ली कर्नाटक, संगमकल्लू कर्नाटक, पेसरा महाराष्ट्र, खंडीवली महाराष्ट्र, किबनहल्ली
कर्नाटक, पाटन महाराष्ट्र, लंगनाज गुजरात, अखाज गुजरात, बलसोंडा गुजरात, हीरपुर गुजरात राज्य में स्थित स्थल हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। समाधान प्रणाली का आरंभ हो गया। कब्रों में सामग्री रखी जाती थी। शंख के मणके प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति व्यापार विनिमय से परिचित हो गया था। इस समय सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं जो बाहर से मंगवाए गए थे। सिलबट्टे चक्कियाँ मिलना इस बात का साक्ष्य है कि इस समय मानव मांस के साथ साथ वनस्पति पर निर्भर हो गया था। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति आखेट व संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति उत्पादक नहीं था। पशुपालन से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं आया था। कृषि से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। मध्य पाषाण काल में आग से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। मृद भांड से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। पशुपालन तथा कृषि से जुड़ी हुई मानव सभ्यता नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल। सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम में भारत के प्राग इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल व नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। जॉन लुबाक ने मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया था। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति व अनुत्पादन संस्कृति कहा है क्योंकि नवपाषाण काल में मानव जीवन तथा जीवन निर्वाह के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। नवपाषाण काल की विशेषताएं। नवपाषाण काल में औजारों का निर्माण पाषाण से ही होता था, परंतु नवपाषाण काल के औजार अत्यंत उन्नत प्रकार के थे। औजार घर्षण द्वारा पोलिशदार औजारों का निर्माण होता था। औजारों की धार तेज, हल्के वजन तथा छोटे आकार के बनाए जाने लगे थे। नालीदार औजार बनाए जाते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाणकालीन उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में बांटा है, जिनमें 41 चमकीले तथा 37 बद्धे वर्ग के हैं। मानव जीवन में स्थायित्व आया और मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी। मानव ने घर झोंपड़ियां बनाना, उसमें रहना आरंभ कर दिया था। पशुपालन व कृषि उत्पादकों को संग्रहण करने के लिए मृद भांड निर्माण प्रारंभ किया गया। नवपाषाण काल में व्यक्ति अग्नि का व्यापक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल में पक्का मांस व वनस्पति के साथ साथ अन्न पर भी निर्भरता बढ़ने लगी। नवपाषाण काल का मानव उत्पादक हो गया था। नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हो गया। नवपाषाण काल में सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं, जिनसे माना जाता है कि मानव कपड़े का उपयोग करने लगा था। नवपाषाण काल का प्रसार। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन घाटी क्षेत्र में है। मेहरगढ़ की खोज सरदार घोष बख्श रायसीना द्वारा 1968 ईस्वी में की गई थी। मेहरगढ़ का उत्खनन 1974 ईस्वी में जोरिज महोदय के नेतृत्व में मेहरगढ़ में 7 स्तरों का उत्खनन हुआ था। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से आखेट से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका तर्क है कि आरंभिक स्तरों में मृद भांड का उपयोग नहीं मिलता, बाद के स्तरों में मृद भांड अनाज मिलना इस बात का प्रमाण है। मेहरगढ़ से प्राप्त सामग्री, समाधान प्रणाली, अनाज भंडार की व्यवस्था, ईंटों के घर, कृषि के प्रमाण, गेहूं, जौ, कपास के प्रमाण मिले हैं। भैंस को पालतू पशु के रूप में पाला जाता था। मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
अंडाकार कब्रों में बकरे के साथ साथ मालिक का शव भी प्राप्त हुआ है। यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है, अंडाकार कब्रों में बकरे के साथ मालिक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर, क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन फेयर सर्विस के द्वारा किया गया। क्वेटा घाटी के मुख्य स्थल हैं गुल मोहम्मद, दम सादात, कच्छी बेग। क्वेटा घाटी में ईंटों के मकान जिनकी नींव पत्थरों से निर्मित थी प्राप्त हुए हैं। कलात पठार ये पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन ब्रिटिश कार्डी के द्वारा किया गया था और यहाँ पर स्थान है अंजीरा और सयाद दम्ब। गुफ कराल। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का उत्खनन A.K. शर्मा के द्वारा 1981 ईस्वी में किया गया था। गुफ कराल 3 स्तर पर है। तीसरा स्तर और द्वितीय स्तर से गर्तावास, मानव शवों के साथ पशुओं के दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आवास मिले हैं मगर मृद भांड नहीं मिले। इससे अनुमान लगाते हैं कि यह नवपाषाण काल से पूर्व का स्थान है। पशुओं की सामूहिक बलि के अवशेष और 12 सिंगा हिरण के प्रमाण गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम की खोज टी टेरा और पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में 4 स्तरों पर की गई थी। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से गर्तावास प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम भूमिगत अनाज संग्रह का केंद्र था। बुर्ज होम से वाणागृह प्राप्त हुए हैं। चूल्हे और अस्थियों के बने औजार मिले हैं। नवपाषाणकालीन सर्वाधिक साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें क्षेत्र हैं कोलडी हवा, महागड़ा, चौपानी मांडू, लहुरा देव। कोलडी हवा उत्तर प्रदेश में है। कोलडी हवा से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडी हवा से प्राप्त हुए हैं। यह 600 BC काल के अवशेष हैं। चावल की जंगली किस्म अड़क चावल व कृत्रिम किस्म के प्रमाण कोलडी हवा से प्राप्त हुए हैं। कोलडी हवा से धान चावल की जली हुई बालियां प्राप्त हुई हैं। डोरी मृद भांड, काली मृद भांड, लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। महागड़ा उत्तर प्रदेश से 20 गोलाकार झोपड़ियाँ, गौशाला, पशु मैदान, चावल के साक्ष्य, बांस के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लहुरा देव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में है। लहुरा देव से जौ की कृषि के साक्ष्य प्राचीन काल 9000 BC के हैं और लहुरा देव से धान के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद क्षेत्र बिहार के सहारण जिले में स्थित है। चिरांद का खोजकर्ता वीके सिन्हा द्वारा 1962-63 ईस्वी में खोज की गई थी। चिरांद से मरण मूर्तियाँ मिली हैं। यह मूर्तियाँ बैल, सांप और पक्षी की हैं। चिरांद से हरिण के सींग व हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं। चिरांद से मृद भांड का निर्माण चाक द्वारा होने लगा था। चिरांद में मृद भांड का निर्माण चाक द्वारा होने लगा था। चिरांद से वर्ताकार झोपड़ियाँ, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। नरहर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहगोरा स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। सोहगोरा राप्ती तथा आमी नदी के मध्य स्थित है। खेराहीड उत्तर प्रदेश, राजघाट उत्तर प्रदेश, राजाकरण का टीला उत्तर प्रदेश, इमली हीड खुर्द उत्तर प्रदेश,
आंगियाबार उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल का प्रारंभ बाद में हुआ था। दक्षिणी भारत के दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेशों में नवपाषाणकालीन बस्तियों का अभाव पाया जाता है। दक्षिणी भारत की मुख्य फसल रागी थी। हुल्लूर कर्नाटक में स्थित है। नवपाषाण काल व महापाषाण काल के मध्य संक्रमण क्षेत्र था। वाटगल वाटगल क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। वाटगल क्षेत्र से अनाज संग्रहालय के गड्ढे, सुपारी, कसोली के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्धिहाल बुद्धिहाल कर्नाटक में स्थित है। बुद्धिहाल से पशु के गोबर से प्राप्त राख के टीले प्राप्त होते हैं। बुद्धिहाल से शिशुओं के शव प्राप्त हुए हैं और बुद्धिहाल से सामूहिक भोज के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बेलारी स्थल बेलारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और बेलारी में हथियार बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। पिकली हल कर्नाटक में स्थित है। पिकली हल से बस्ती के प्रमाण मिले हैं और पिकली हल से चित्रयुक्त मृद भांड प्राप्त होते हैं। संगम कल्लू कर्नाटक में स्थित है और संगम कल्लू से प्राचीनतम बस्ती और राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, टी नरसिंहपुर कर्नाटक, वारंगल कर्नाटक, बुद्धिहाल कर्नाटक, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। उतनूर से प्राप्त राख के ढेर मिले हैं जिनमें पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिसे अग्निकांड माना जाता है। उतनूर से पत्थर के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का प्राचीनतम स्थल है। यह नवपाषाण काल का स्थल है। दोजली असम में, सतनूर असम, सेलवलगिरी मेघालय राज्य में स्थित है। अब पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल सामान्यतः ताम्रपाषाण काल संस्कृति का काल 4000 बीसी से 1500 बीसी का काल कहलाता है और सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति का काल 3000 बीसी से 1700 बीसी का काल कहलाता है। सामान्यतः ताम्रपाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले प्रारंभ होता है जबकि बाद में समाप्त होता है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पाषाणों के साथ साथ ताम्र धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा धातु है। ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ नवपाषाण काल के तुरंत बाद में हुआ तथा हड़प्पा काल से ठीक पूर्व हुआ। इस काल की संस्कृतियां हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के समकालीन व हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा तक अस्तित्व में रही थी। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी। ग्राम मुख्य रूप से नदियों के किनारे मैदानी भागों में स्थित थे और तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए थे। ताम्रपाषाण काल में गांवों में पशुपालन व कृषि कार्य किया जाता था। इसके अवशेष नवदा टोली से प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाण काल में मृद भांड मिले हैं जो कि चाक से बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण काल से काले लाल कृष्ण लोहित मृद भांड सर्वाधिक मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में पहली बार मृद भांडों पर चित्रण किया गया था। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम गेरुए मृद भांड प्राप्त हुए हैं जो विशेष स्थानों से मिले हैं। भवन निर्माण कला से परिचित थे। इसके प्रमाण जोरवे और इमाम गांव से प्राप्त होते हैं। दुर्ग निर्माण की कला से परिचित थे। एरण, कायथा, इमाम गांव से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कृषि व पशुपालन के साथ उद्योग व्यवसाय से परिचित थे। इसके प्रमाण इनाम गांव, नेवासा से रेशम उत्पादन व कायथा से कार्नेलियन हार के अवशेष प्राप्त होते हैं। समाधान प्रणाली भिन्न भिन्न प्रकार की थी, यानी समाधान प्रणाली में भेदभाव पाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत ओडिशा क्षेत्र में आंशिक समाधान, महाराष्ट्र में सव समाधान,
सिर उत्तर में रखा जाता था। सुदूर दक्षिण में शव दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, सिर पूर्व में रखा जाता था। चांदोली व नेवासा से 10 बच्चों के शव प्राप्त होते हैं। धार्मिक आस्थाएं बढ़ गई थी। इमाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मालवा व बालाथल से वर्षभ यानी सांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र भंडार प्राप्त हुए हैं। कानपुर के निकट बिठूर से 1822 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। गुगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां से सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र की मानव आकृति मिली है। यह सर्वाधिक आकृतियां उत्तर प्रदेश के मदनपुर स्थान से मिली हैं, जो कुल 31 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ताम्र पाषाण काल का विस्तार। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का विस्तार या प्रसार मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां तांबे की खाने के भंडार मौजूद थे। इस प्रकार राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र में इन संस्कृतियों का प्रसार मुख्य रूप से हुआ था। ताम्र पाषाणकालीन क्षेत्रों में मानव जीवन में स्थायित्व नवपाषाण काल की बजाय ताम्र पाषाण काल में आया था। नवपाषाण काल राजस्थान में आया था, परंतु इतना विकसित रूप नहीं था। नवपाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल व हड़प्पा सभ्यता काल दोनों साथ साथ चले थे। प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कांतली नदी के किनारे स्थित है। आहड़ संस्कृति बनास नदी क्षेत्र में है। मालवा संस्कृति नर्मदा क्षेत्र में है, जिसका काल 1700 से 1200 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र क्षेत्र में। दाइमा संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति, कायथा संस्कृति चंबल नदी के किनारे है। इसका काल 2000 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुनिया में है। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तट क्षेत्र और प्रभास संस्कृति गुजरात के तट क्षेत्र पर स्थित है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, इसका काल 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का काल था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है। जोधपुरा संस्कृति प्रथम बार संस्कृति के अवशेष जोधपुरा से मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है और जोधपुरा सभ्यता से लाल नारंगी प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर संस्कृति नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर संस्कृति की खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 ईस्वी में की गई थी। गणेश्वर भारत के ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर से 3 भिन्न भिन्न कालखंडों में उत्खनन हुआ, जिनमें से आखेट संग्राहक से लेकर स्थायी जीवन और धातु के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्रथम कालखंड आखेट के साक्ष्य सूक्ष्म पाषाण औजार जानवरों के प्रमाण मिले हैं। द्वितीय कालखंड से धात्विक ताम्र प्रयोग, तांबे की चूड़ियाँ, स्थायी जीवन का प्रमाण, कृषि, आवास, पशु, मृद भांड, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तृतीय कालखंड शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 99% तांबा था। प्राचीनतम ताम्र उपकरण मिले हैं, इस कारण ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसका समय 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। सर्वप्रथम आहड़ की खोज हुई थी, इस कारण इसको आहड़ संस्कृति कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के अधिकांश स्थान बनास नदी के किनारे स्थित हैं, इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं 1 आहड़, ताम्रवती, धूलकोट, अघाटपुर, 2 मरमी जो चित्तौड़गढ़ में है, 3 बालाथल उदयपुर में, 4 गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ स्थल बेडस नदी के किनारे स्थित है। आहड़ का उत्खनन 1953 में, अक्षय कीर्ति व्यास 1956 में,
RC अग्रवाल 1961 में SD सांखलिया के द्वारा किया गया था। स्थल से लाल भूरे काले प्रकार के मृत भांड अनाज भंडार के मृत भांड मिले, गोरा व कोठा कहा जाता है। ताम्र पिघलाने के प्रमाण भी मिले हैं। मिट्टी को पकाकर यानी टेराकोटा खिलौने जानवरों की मूर्तियां बनाने के प्रमाण मिले हैं, जिनमें प्रसिद्ध मूर्ति एक वर्षभ की है जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया है। ऐसे घर मिले हैं जिनकी नींव पत्थर की और बाहरी भाग कच्ची ईंटों से बना हुआ है। पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। चावल व बाजरा मुख्य फसलें थी। यूनानी लेख युक्त 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक भाग में त्रिशूल और दूसरे भाग में अपोलो का चित्र बना हुआ है। गिलुंड गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड की खोज बीबी लाल के द्वारा 1959 ईस्वी में की गई थी। गिलुंड से प्रमाण मिले हैं। मकान निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य, स्तंभ गर्त, अग्निकुंड, टेराकोटा के खिलौने, फल्क उद्योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बालाथल उदयपुर में है। बालाथल की खोज 1993 ईस्वी में BN मिश्र के द्वारा की गई थी। बालाथल से प्राग हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां, 11 कमरों का भवन, कच्ची ईंटों की विशाल दीवार, एक कुष्ठ रोग ग्रसित कंकाल मिला है। योगी की मुद्रा में शव प्राप्त हुआ है। यह बालाथल से प्राप्त हुए हैं। मालवा संस्कृति का काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। मालवा संस्कृति को आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति कहा जाता है। मालवा संस्कृति के स्थल कायथा, एरन, नवदाटोली, नारदी, डंगेवाला, चिचली, माहेश्वर। मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम अवशेष माहेश्वर से प्राप्त होते हैं। नागदा। मालवा संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि मालवा संस्कृति के अन्य स्थलों की तुलना में कायथा से मिले साक्ष्य पुरातन व भिन्न हैं। कायथा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास काली सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। कायथा की खोज व उत्खनन VS वाकणकर के द्वारा किया गया था। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं: कायथा, आहड़, मालवा। कायथा से प्रमाण प्राप्त होते हैं 3 प्रकार के मृद भांड जो अत्यंत मजबूत थे, निम्न स्तरीय थे, लहरदार और कंगीनुमा थे। उच्च कोटि की ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, जिनमें कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, हार, मनके प्राप्त हुए हैं। कायथा से कृषि व अनाज के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मृद भांड के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। नवदाटोली नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। का उत्खनन SD सांखलिया के द्वारा किया गया था। नवदाटोली मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नवदाटोली से साक्ष्य मिला है। वर्ताकार घर योजना का अभाव पाया जाता है। नवदाटोली से 23,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। नवदाटोली से अग्निकुंड, यज्ञ के प्रमाण, सभी प्रकार के अनाज के प्रमाण मिलते। जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के संपूर्ण भाग में कोंकण तट व विदर्भ को छोड़कर फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जोरवे परवरा नदी के किनारे प्रतिनिधि केंद्र था। इस कारण इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। जोरवे संस्कृति के स्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, जोरवे, अहमदनगर, नेवासा, अहमदनगर, सोनगांव, पुणे, इनामगांव, पुणे, थियूर, नासिक, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। दाइमाबाद अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी खोज SL साली के द्वारा की। दाइमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
दाइमाबाद से सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र से लेकर हड़प्पा तथा जोरवे संस्कृति तक के साक्ष्य मिलते हैं। जोरवे संस्कृति हड़प्पा के बाद की संस्कृति है। कालक्रम के अनुसार गणेश्वर संस्कृति, सावलदा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति यह कालक्रम के अनुसार हैं। दाइमाबाद से प्राप्त साक्ष्य दाइमाबाद ग्रामीण क्षेत्र है मगर नगर की अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। इसके चारों ओर किलेबंदी की गई थी। दाइमाबाद से ताम्र गलानी व उपकरण बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी ताम्र भट्टी प्राप्त हुई है। दाइमाबाद से 2 हड़प्पा प्रकार की मोहरें मिली हैं। दाइमाबाद से हड़प्पा सभ्यता के कांस्य उपकरण रथ, बैल, वर्षभ, हाथी आदि मिले हैं। दाइमाबाद से शिव गणेश पूजा के प्रमाण मिले हैं। धार्मिक जुलूस व विभिन्न प्रकार के समाधान, अग्निवेदिका, हाथी दांत के उपकरण, अग्निवेदिका, बाजरा, मूंग जैसी फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह भीमा नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव का उत्खनन M.K. धावलीकर, S.D. साकलिया, Z. अंसारी के द्वारा किया गया था। इनाम गांव से प्रमाण किलेबंद व चारों ओर से खाई से घिरा हुआ आयताकार घरों का निर्माण, 5 कमरों वाले घर, अन्नागार के अवशेष, पत्थर से निर्मित बांध, नहर, विशाल जलाशय मिले हैं। शीश विहीन मरण मूर्तियां, सर्वप्रथम स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। फसल व पशुपालन, सीढ़ीदार समाधान, 5 कमरे वाले घर में बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं। संस्कृतियों के कालक्रम के अनुसार गणेश्वर 2800 BC, सावलदा संस्कृति जो महाराष्ट्र की है 2300 BC, आहड़ 2100 BC, कायथा संस्कृति 2000 BC, प्रभास संस्कृति गुजरात 1800 BC, मालवा संस्कृति 1700 BC, रंगपुर संस्कृति 1600 BC और जोरवे संस्कृति 1400 BC है। कालक्रम के आधार पर देखें, सबसे प्राचीन पाषाण, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग, लोह युग, यह कालक्रम है। महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण काल शब्द ग्रीक भाषा के मेगास तथा लिथास से बना है। मेगास का अर्थ होता है बड़ा और लिथास का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार महापाषाण काल बड़े व अच्छे प्रकार के व तरासे गए पत्थरों से ढके समाधि स्थल हुआ करते थे। अर्थात महापाषाण काल का तात्पर्य उन कब्रों से है जो विशाल पत्थरों से घिरी हुई थी। महापाषाण काल का कालक्रम, महापाषाण काल संस्कृति का कालक्रम भिन्न भिन्न रहा है। हिमालय क्षेत्र, कश्मीर, यहाँ नवपाषाण काल के ठीक बाद महापाषाण काल प्रारंभ हो गया। मध्य भारत, विंध्यन क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल संस्कृति के बाद इसका आरंभ हो गया। दक्षिणी भारत में महापाषाण काल संस्कृति का प्रचलन लोह काल के समय प्रारंभ हुआ था। दक्षिणी भारत में ताम्रकांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले हैं, उसके स्थान पर महापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति का कालक्रम नवपाषाण काल के बाद से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का काल माना जाता है। महापाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग। महापाषाणकालीन संस्कृति में लोहे धातु का वृहत उपयोग हुआ है। पाजेनूर केरल, माचड़ केरल से शुद्ध लोहा मिला है। नाईकुंड महाराष्ट्र, मयूरझारी महाराष्ट्र से लोहे की बूंटी प्राप्त हुई है। नाईकुंड महाराष्ट्र में लोहे के बने मछली के कांटे, त्रिशूल तलवार, हल्का कुंदाल प्राप्त हुआ है। महुरझारी से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। महापाषाणकालीन कब्रें ऊंचाई पर बनाई जाती थी तथा समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बनाए जाते थे, जिनके साथ कृषि, पशुपालन, आखेटन, मत्स्य इत्यादि किए जाते थे। महापाषाणकालीन संस्कृति में काले व लाल प्रकार के मृत बाण प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में
गुफा चित्रण भी प्राप्त हुआ है। महापाषाणकालीन संस्कृति मुख्य रूप से व्यापारिक मार्गों के किनारे बसी थी। लकड़ी के बने घर प्राप्त हुए हैं। महापाषाणकालीन कब्रों के प्रकार: कक्ष युक्त कब्र से जुड़ा हुआ महापाषाण, बिना कक्ष वाले कब्रों से जुड़ा हुआ महापाषाण, वैसे महापाषाण जो किसी प्रकार की कब्र से नहीं जुड़े हुए हैं प्राप्त हुए हैं। कक्ष युक्त कब्र से जुड़ा हुआ महापाषाण: कक्ष वाले कब्रों 2 या 4 खड़े पत्थरों के स्लेब रखे जाते थे जिन्हें ऑर्थोस्टेटस कहा जाता है। केपस्टोन: ऑर्थोस्टेटस के ऊपर क्षैतिज रूप से पत्थर का स्लेब रखा जाता था जिन्हें केपस्टोन कहा गया है। कक्ष युक्त महापाषाण: डालमेन पत्थर की मेज, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, चिंगलपुट तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। शिष्ट ताबूत: धरातल के अंदर डोलमेन जैसी संरचना को शिष्ट कहा जाता है। टोपी काल: टोपी वाले पत्थर जार में शव रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर वर्ताकार केपस्टोन पत्थर रखा जाता था। कुडई काल: छाता पत्थर या अम्ब्रेला स्टोन जार को ऐसे कक्षों में रखा जाता था जिनके ऊपर 4 ऑर्थोस्टेटस स्लेब रखे जाते थे। कक्ष विहीन कब्र वाले महापाषाण: संगोरावर्त, स्तूपकार ढेर, गड्ढे के भीतर शव गाड़कर ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था। यदि गोलाकार पत्थर होते तो उन्हें पिट सर्किट कहा जाता था। मेनहीर नड्डुकल गड्ढे में कब्र के ऊपर पत्थर खड़ा कर देते थे। सार्कोफेगस पाषाण ताबूत, इसके अंदर टेराकोटा के बने पत्थर के अंदर शव रखकर गाड़ देते थे और उसे पत्थरों से ढक देते थे। किसी प्रकार के कब्र से न जुड़े महापाषाण: इन पत्थरों की डिजाइन नहीं थी, कब्रों के पास पत्थर नहीं लगा जाता था और ये सब गुफाओं में रखे जाते थे। महापाषाणकालीन संस्कृति के क्षेत्र: महापाषाणकालीन संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी भारत में हुआ। दक्षिणी भारत में लोहे के उपयोग के साथ महापाषाण काल आरंभ हो गया था। मध्य भारत और विंध्यन क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आया। उत्तर प्रदेश में कनिघम द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र में महापाषाण काल के प्रमाण खोजे गए। जी.आर. शर्मा ने मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी से कई साक्ष्य महापाषाण काल के खोजे थे। ककोरिया, जंगमंगल, कोटिया, हथीनिया उत्तर प्रदेश से महापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। आदिचनलूर तमिलनाडु, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, पिकलीहैल कर्नाटक, पुल्लीमट्टू केरल, माचड़ केरल, पेरिया केरल, नाईकुंड महाराष्ट्र, कंकोरिया उत्तर प्रदेश, खेड़ा सतमास राजस्थान, बुरजहोम गुफकराल कश्मीर, धनोरा मध्य प्रदेश, सोनाभीर मध्य प्रदेश, नेलांकेर मध्य प्रदेश यह प्रमुख स्थल हैं जहां से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।